हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दिशा पब्लिकेशन में आप सभी का स्वागत है। और अब बारी है इन्वायरमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करने की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ईच ऑर्गेनिज्म हैज an invariably defined range of conditions that it can tolerate, diversity in the resources it utilizes, and a distinct functional role in the ecological system. ठीक है, all this together comprise its ecology, इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल नीशे, इकोटोन। तो दोस्तों देखो क्या होता है, जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो वो ऑर्गेनिज्म कौन सी कंडीशन में रहता है, कौन कौन सी चीजें वो यूटिलाइज करता है, खाता है, पीता है, कहाँ रहता है, कहाँ अपना टाइम स्पेंड करता है, और उस पर्टिकुलर जहां पे भी जगह पे वो रहता है वहां पे उसका फंक्शनल रोल क्या है। तो ये सारी चीजें मिला के क्या कहलाती हैं, नीशे। ठीक है, niche, that is ecological niche. So correct answer is C. So what are the key elements that lead to so much variation? The most important ones are temperature, water, light, soil, and we must also remember that the physico-chemical components alone, they do not characterize the habitat of an organism completely. It includes biotic components as well, pathogens, parasites, predators, competitors, etc. So each organism has an invariably defined range of condition that is all called as niche. Consider the following statements regarding ecological productivity. Primary production is defined as the amount of biomass or organic matter produced per unit area over a time period by plants during photosynthesis. A considerable amount of gross primary productivity is utilized by plants in respiration. Net primary productivity is defined as the rate of formation of new organic matter by consumers. So guys, ecological productivity, ठीक है, देखो, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर, दैट इज नॉट नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजम्पशन टू हेट्रोट्रॉप्स, दैट इज हर्बीवोरस एंड डिकम्पोज। ठीक है, जबकि जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, इट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, सो यहां पे सेकेंड और फर्स्ट करेक्ट होगा, थर्ड स्टेटमेंट होगा गलत। सही जवाब होगा इसका 1 and 2, दैट इज ए। So a constant input of solar energy is the basic requirement for an ecosystem to function and sustain. So this primary production is defined as the amount of biomass or organic matter produced per unit area over a time period by plants during photosynthesis. इसे हम डिवाइड कर सकते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बायोडाइवर्सिटी। Biodiversity is the totality of genes, species, and ecosystems in a region. The term biodiversity was popularized by the sociobiologist Edward Wilson. The Western Ghats have a greater amphibian species diversity than the Eastern Ghats. तो गाइस देखो, बायोडाइवर्सिटी पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पे पूरी तरीके से करेक्ट है ही, और बाकी सारे स्टेटमेंट भी सही है। आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि भाई वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स में क्या है। सो देखो, वेस्टर्न घाट्स हैव अ ग्रेटर एम्फीबियन स्पीशीज डाइवर्सिटी देन ईस्टर्न घाट्स, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। अगर हम बात करते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की, सो एट द इकोसिस्टम लेवल, इंडिया विद इट्स डेजर्ट्स, रेन फॉरेस्ट, मैनग्रोव्स, कोरल रीफ्स, वेटलैंड्स एटसेट्रा हैज अ ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी अगर हम कंपेयर करते हैं बाकी कंट्रीज, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो है, नॉर्वे, फिनलैंड एंड ऑल से, तो इंडिया की डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, बायोडाइवर्सिटी इज द टोटलिटी ऑफ जीन्स, स्पीशीज एंड इकोसिस्टम्स इन अ रीजन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कम्युनिटी। Community is a group of organisms, usually of the same species, occupying a defined area during a specific time. तो दोस्तों ये community का definition नहीं है, this is population. Okay, communities in most instances are named after the dominant plant form, that is true. तो यहाँ पे आपसे incorrect पूछा है, पहला incorrect है, correct answer होगा only one, that is B. Population is a group of organisms, usually of the same species, occupying a defined area during a specific time.
Population growth rate is the percentage variation between the number of individuals in a population at two different times. So population growth जो है वो प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है, ठीक है। और रही बात कि भाई डोमिनेंट प्लांट फॉर्म के नाम पे कम्युनिटी का नाम होता है, तो बिल्कुल ग्रासलैंड कम्युनिटी मतलब कि ऐसी कम्युनिटी जो कि ग्रासेस द्वारा डोमिनेट की गई, हालांकि उसमें बाकी भी हो सकते हैं, हर्ब्स भी, ट्रीज भी। चलिए, रिगार्डिंग रामसर कन्वेंशन आपके सामने यहाँ पे तीन स्टेटमेंट्स हैं। इट इज द ओल्डेस्ट एंड मॉडर्न ग्लोबल इंटर गवर्नमेंटल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट, बिल्कुल ठीक है। द कन्वेंशन यूजेस अ ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ वेटलैंड्स एंड इंक्लूड्स peatlands, oases, estuaries and also human made sites such as fish ponds, rice paddies and salt pans. India has more than 50 sites designated as wetlands of international importance. सो इंडिया में तो 49 रामसर साइट, ये तो पता है। थर्ड स्टेटमेंट तो यहाँ पे गलत है, बाकी दोनों सही है दोस्तों। करेक्ट आंसर होगा इस सवाल का। So the Convention on Wetlands is the oldest of the modern global intergovernmental environmental agreement, and it was negotiated through the 1960s by countries and non-governmental organizations concerned about the increasing loss and degradation of wetland habitat for migratory waterbirds. Okay, so it was adopted in the Iranian city of Ramsar in 1971. It came into force in 1971. ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान। Why do exotic species pose a threat to an indigenous ecosystem such as a lake or an isolated island in the Andamans? Such species may cause diseases in native species. Absolutely. जब भी हम किसी भी exotic या फिर invasive species की बात करते हैं तो डर इसीलिए लगता है क्योंकि यार वो स्पीशी मतलब जहां पे भी उसको इंट्रोड्यूस किया गया है वहां की लोकल नेटिव स्पीशी को नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। लोकल स्पीशी का वो प्रेडेटर हो सकता है और वो उसके खान पान में भी उससे कम्पीट करेगा। मतलब पहले इतने खाने को इतने लोग खाते थे, अब इतने लोग खाएंगे, है ना। तो तीनों सही है, करेक्ट आंसर होगा इसका डी। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी आप देख लीजिए। एक्सोटिक स्पीशीज introduced to new environments often reset the ecological conditions in that new habitat. They threaten the species that exist there, and that's the reason they are termed invasive species. Okay, invasive species that are closely related to rare native species have the potential to hybridize with the native. Consider the following statements regarding bioluminescent organisms. Bioluminescent organisms are found only in the ocean environment. The color of the light emitted by the organism depend on their chemical property. In some organisms, bioluminescence acts as defense mechanism to protect itself from other organisms. तो करेक्ट आंसर होगा इसका पहला स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है कि भाई बायोल्यूमिनेसेंट जो है वो सिर्फ ओशन एनवायरनमेंट में पाया जाता है, ऐसा नहीं है। दे आर आल्सो फाउंड इन द टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। द कलर ऑफ द लाइट emitted by them depends on their chemical properties. Okay, so in the case of fungi, it comes from the enzyme that is luciferase. Okay, so the green light emits when luciferase is catalyzed by the enzyme luciferase in the presence of organism. Oxygen. तो बाकी दोनों सही है, करेक्ट आंसर होगा इसका सी। Consider the following statements regarding parasitism. Parasitism occurs when two organisms interact, but while one benefit, the other experiences harm. So parasite वही होता है, ठीक है। The parasite always kill the host, ये गलत। Tapeworm attaching itself to the intestine of a cow is an example of parasitism. Absolutely, absolutely, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या होता है। A tapeworm is a parasite that causes disease in humans when contaminated undercooked meat such as pork, fish or beef is consumed. It can live inside the intestine of the host for several years, benefiting from the food the host is bringing into its gut by eating. Okay, so the parasite moves from species to species as it requires two hosts to complete its life cycle. ठीक है, so parasite is unlikely to kill the host because parasite खुद चाहता है ना कि host जिंदा रहे, तभी तो वो उसकी जरूरतें पूरी कर पाएगा। अगर उसको मार देगा तो फिर कैसा होगा? Got the point? Within biological communities, some species are important in determining the ability of a large number of other species to persist in the community. उन species को क्या कहा जाता है? Sympatric species
कीस्टोन स्पीशीज, एलोपैट्रिक स्पीशीज, थ्रिएटन स्पीशीज। सही जवाब होगा इसका कीस्टोन स्पीशीज, दैट इज बी। Okay, so a ketone species is a species which has a disproportionately large effect on its natural environment relative to its abundance. They play a crucial role in maintaining the structure of an ecological community, affecting many other organisms in an ecosystem and helping to determine the types and numbers of various other species in the community. तीन statements हैं. An ecological niche is the unique functional role or a place of a species in an ecosystem. अभी बताया, बिल्कुल सही है ये. The knowledge about the niche requirement of the species is important if we have to conserve species in its native habitat. बिल्कुल सही. और कोई भी दो स्पीशी का एग्जैक्ट आइडेंटिकल निचे नहीं होगा, जाहिर सी बात. ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज 1 एंड 2. ठीक है, ये चीज सॉरी डी, दैट इज 1 2 एंड 3. थर्ड स्टेटमेंट सही है. ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज. तो नीचे जो होता है वो हर स्पीशी का यूनिक होता है, किसी भी दो स्पीशी का एग्जैक्ट आइडेंटिकल नीचे नहीं हो सकता. ये चीज तो आपको ध्यान में रखनी है. इट्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल फैक्टर्स दैट अ स्पीशीज नीड टू सर्वाइव, स्टे हेल्दी एंड रिप्रोड्यूस. दोस्तों ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इन्वेसिव स्पीशीज इन इंडिया? कॉमन वाटर हायासिंथ, लेंटेना कैमेरा, यूकेलिप्टस, प्रोसोपिस जुलिफ्लोरा. तो ये सारे के सारे इन्वेसिव स्पीशी के एग्जांपल है. द हिंदू न्यूज़पेपर्स में, इंडियन एक्सप्रेस में ये न्यूज में रहते हैं, इनके बारे में पढ़ें. अगर किसी का IUCN स्टेटस दिया हुआ है वो भी पढ़ें. वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सो एन एलियन प्लांट आल्सो रेफर्ड टू एज एन एक्सोटिक, इंट्रोड्यूस्ड फॉरेन, नॉन इंडिजिनियस और नॉन नेटिव इज वन that has been introduced by humans intentionally or otherwise through human agency or accidentally from one region to another. An alien plant that has escaped from its original ecosystem and is reproducing on its own in the regional flora is considered as a naturalized species. ठीक है. How do body acclimatize itself to the altitude sickness in higher altitude during mountain climbing? देखो, जब आप माउंटेन क्लाइंब कर रहे होते हो ना, अगर आपने की होगी तो आप समझ सकते हो, हालत खराब हो जाती है. जिसकी आदत नहीं होती खास करके उसकी. तो बॉडी एक्लिमेटाइज करती है, बॉडी का ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, बॉडी की हीमोग्लोबिन बाइंडिंग कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, आपको खुद दिमाग लगाना है. और आरबीसी डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा. जाहिर सी बात है दोस्तों, आपको समझ में आना चाहिए ये कि हमारी जो बॉडी की हीमोग्लोबिन बाइंडिंग कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाता है और आरबीसी प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, ताकि जो लो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी है उसे कंपनसेट किया जा सके. जब आप ऊपर रहोगे ऑक्सीजन की कमी होगी और हमारी बॉडी को लोअर ऑक्सीजन में एडजस्ट करने के लिए अडैप्ट करना पड़ता है. ठीक है. सो फिर उस वजह से फटीग, हार्ट पैल्पिटेशन, नोजिया, वॉमिटिंग एंड ऑल बहुत सारी चीजें हो जाती हैं. ये सारे इसके कॉमन सिम्टम्स और कॉमन मतलब चीजें हैं जो होती हैं. ठीक है. तो आज का हमारा एनवायरनमेंट का ये वीडियो दोस्तों यहीं पे होता है समाप्त. मैं आप सभी से मिलूंगा बहुत जल्द कुछ और MCQs के साथ अगले वीडियो. धन्यवाद.